चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये सिलेबस है एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी का सिलेबस है। इसका एग्ज़ाम का डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, बट ये सितंबर और अक्टूबर में जाने की संभावनाएं ज़्यादातर बताई जा रही है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने आपका कल कवर कर दिया है, आज यूनिट नंबर सेकंड पे चल रहा हूँ। और सबसे पहली पॉइंट हम बात करेंगे समाजीकरण के बारे में। आपको मैं बता दूं कि समाजीकरण यूजीसी नेट एमपी सेट सोशल वर्क में भी प्रश्न बनाकर आता है, इनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार वो बता देता हूं आपको, देख लीजिए। सामाजिक स्तरीकरण आपको देख रहे हैं, यहाँ तक कि सामाजिक विभेदीकरण आप देख रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता देख रहे हैं आप, सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं आप, भारतीय समाज की अवधारणात्मक स्वरूप की बात करें तो ये भी आपका यूजीसी का ही प्रश्न है सारे के सारे। अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा समकालीन मुद्दे जो हैं ये थोड़ा सा आपके अलग है, जो कि बाकी सारे जो कंटेंट है वो यूजीसी और एमपी सेट से मैच कर रहा है। एक बार सभी लोग म्यूट हो जाएंगे, सभी लोग म्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो प्रश्न हमारे सामने अगर समाजीकरण में पूछा जाता है तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग। पहली चीज़ तो आपसे प्रश्न करेगा सीधा सीधा कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है ना। आपसे सीधा सीधा कहेगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया बताएं। एक बार म्यूट हो जाए प्लीज़, म्यूट नहीं हो रहे हैं कोई लोग ऐसे हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग म्यूट हो जाएं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे पूछता है सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो सिद्धांत है वह किस घटक पर बल देता है, किस घटक यानी किस कंपोनेंट पर बल देता है। इस तरीके से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है एग्जाम में समाजीकरण से। एक प्रश्न बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है। ध्यान देखिए, समाजीकरण का क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से कहाँ रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न करेगा आपसे कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, किस पर बल देता है, बात को समझिए। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो बैंडूरा का सामाजिक अवलोकन है, जो बैंडूरा का सामाजिक अवलोकन है वह आधारित लर्निंग सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया को बताती है, कौन सी प्रक्रिया की बताती है, कौन सी प्रक्रिया पर बात करती है। अल्बर्ट बैंडूरा वाला समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है हम लोगों से, है ना। जैसे अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो सीधा सा आंसर होगा प्रक्रिया में मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। और जब मैं प्रश्न सेकंड की बात करूं, सोशल लर्निंग का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है, तो आप कहिएगा पोषण पर बल देता है। किस पर बल देता है, पोषण पर बल देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, मनोसामाजिक वाला, तो आप ध्यान रखिएगा ये हीनता के स्तर मुकाबले, अगर देखो उद्यम के मुकाबले हीनता के स्तर पर बल देता है ना। उद्यम क्या चीज़ होता है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसकी जो मीनिंग बनती है एक प्रकार से, अगर हम बात करें इसके अर्थ के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंट करता है एक सक्षम चीज़ों को, एक श्रम चीज़ों को, एक मेहनत, एक उद्योग को, एक धंधा को रिप्रेजेंट करता है उद्यम शब्द, है ना। और यूजीसी और एमपी सेट ये शब्द यूज़ करते हैं उद्यम शब्द, है ना। तो श्रम आता है, मेहनत पर बल देता है कौन, मनोसामाजिक सिद्धांत, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर हमसे अगर सवाल करता है कि बैंडूरा का बताइए सामाजिक अवलोकन पर जो आधारित अधिगम सिद्धांत दिया वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो बेसिकली प्रतिधारण है। कौन सी है, प्रतिधारण है। ऐसे कई प्रश्न आप लोगों को भी मिलेंगे देखने को। समाजीकरण का क्या अर्थ होता है, समाज में समायोजित होना होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, समाज में समायोजित होना। बिल्कुल सही बात, समायोजित होना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न हमें मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ, बाकी प्रश्नों पर भी जिक्र करता रहूँगा आप लोगों से, और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। तो समाजीकरण, सिंपल शब्दों में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि समाजीकरण का अर्थ बताएं या समाजीकरण होता क्या है, तो आप लोग के मन में एक ही शब्द आता है और आप कहते हैं कि मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि जो चीज़ें सीखता है वो कहाँ से सीखता है, समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और सामाजिक प्राणी बनता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों का सीखता है। और वही जो सीखने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण। अब जरा देखिएगा, कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है, वही क्या होता है? समाजीकरण होता है। फिर कहता है कि जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है, संस्कृति को आत्मसात करता है। अच्छा, समाजीकरण के द्वारा ना संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवित रहती है। तो आपको एक बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि समाज से बाहर व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, और ये बात तय है। समाज से अलग वह असहाय है, समाज से दूर रहकर वह चल फिर नहीं सकता, बोल चाल नहीं सकता। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन यदि असंभव नहीं है तो कठिन और दुर्लभ अवश्य है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किंतु समाज कोई ऐसा जादुई करिश्मा नहीं कर देता है कि जन्म लेते ही बच्चा चलने फिरने लगे, बोलने चालने लगे, समझने समझाने लगे। ऐसा तो सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वहाँ संभव होता है। और इसी प्रक्रिया में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे हमारे सामने आता है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता। अच्छा, वो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका शुरुआत होता है। समाजीकरण क्या है? मानव शिशु जब जन्म लेता है तो वह लोगों के साथ कैसे व्यवहार करे इसके प्रति अचेतन रहता है, किंतु सीखने की क्षमता से युक्त होता है। अतः वह सामाजिक संपर्क द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, विश्वास, प्रथा आदि गुणों को सीखता है। सीखने की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और इस तरह समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु या व्यक्ति सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता है, जिसका परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। समाजीकरण जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूल रहता है, वही तो समाजीकरण है। और समाजीकरण के अंतर्गत सामाजिक संपर्क में व्यक्ति आएगा, समाज की संस्कृति, वैल्यूज, मॉडल, प्रतिमान, विश्वास, प्रथा आदि गुणों को सीखता। और यही सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप सभी लोग कुछ विद्वान थे, जैसे अगर हम बात करें प्रोफेसर A.W. ग्रीन के बारे में, प्रोफेसर A.W. ग्रीन के बारे में इन्होंने कहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, वही समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब है, सिंपल सी बात आप ध्यान रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग दो बातें कही जा सकती हैं। एक बात तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम जो है वो क्या है? समाजीकरण है। आप ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो समाजीकरण होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनका कहना और ये भी है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उसके अनुकूल करना सीखता है, उसके अनुकूल करने को सीखता है। अब अनुकूल वाली प्रक्रिया आ जाए, अनुकूल करना सीखता है, तो भी आप नाम लगाएंगे प्रोफेसर A.W. ग्रीन का नाम। और यदि ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए
कि जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, वो सामाजिकरण है। तो ये भी प्रक्रिया ग्रीन की हो जाती है। बहुत फेमस पर्सन है सामाजिकरण में ये ग्रीन, ठीक है, याद रखेंगे नाम। एक विद्वान का नाम आता है जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण एक सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है, वो सामाजिकरण है। सामाजिकरण इसी प्रक्रिया का सीखना है। इनका कहना है कि सामाजिकरण इसी प्रकार का सीखना है कि सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाना। क्या बनाना? सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और वो क्या बनाता है? तो सामाजिकरण बनाता है। तो जॉनसन का नाम फिर करेक्ट हो जाता है। कीवर्ड याद रखिए, लोक सम्मत का नाम, अनुकूलन का नाम, आत्मपन और व्यक्तित्व का नाम, केवल और केवल ग्रीन का नाम आता है। और दूसरा, समाज कार्य करने योग्य बनाना, समाज कार्य करने योग्य बनाना, या आप कह लीजिए सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाना, तो नाम जॉनसन का आता है। तो नाम जॉनसन का आता है। ये कीवर्ड्स हैं सामाजिकरण में, इनके नाम आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, अच्छा और बहुत सारे विद्वान आते हैं, परंतु जो फेमस थे मैंने उनके बारे में आपको बताया है यहाँ पे। चूँकि सामाजिकरण का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों से है, अतः इस अर्थ में यह अवधारणा समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के बीच सेतु का काम करता है। एक बांध का काम करता है, एक पुल का काम करता है ना, सेतु का काम करता है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में। कब? जब सामाजिकरण का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को रिलेट करेगा तब। और ये रिलेट करता है, रीज़न है रिलेट करता है, ये समाज के बारे में भी रिलेट करता है, व्यक्ति भी सीखता है, समाज भी सीखता है। तो ऐसी क्रिया में क्या बन जाता है? ये सामाजिकरण का पार्ट बन जाता है। ठीक है। एस सी दुबे समाजशास्त्र समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहता है, संस्कृति के संदर्भ में मानवशास्त्र उसे स्वसंस्कृति ग्रहण कहता है। तो कॉन्सेप्ट पेपर में आता है, हमसे पूछता है कि भाई बताइए स्वसंस्कृति ग्रहण किसने ये अवधारणा दिया है, तो आप बता दीजिएगा कि इन कल्चरलाइजेशन शब्द के बारे में एस.सी. दुबे ने बात किया है, स्वसंस्कृति ग्रहण के बारे में। बस आपका क्लियर हो जाएगा ये स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे। चूँकि समाज के जन्मजात विशेषताओं का अभाव पाया जाता है, इसलिए यह सामाजिकरण के माध्यम से ही समाज के बारे में सीखता है एवं उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। समाज से पृथक रहे बच्चों जैसे कमला और अमला, जिम्मी और अन्ना, इलाबेला और रामू, कास्पर, हाउसर के उदाहरण इस प्रकार की पुष्टि करते हैं कि मानव शिशु में मूल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जो कुछ भी पाया जाता है वह सामाजिकरण का परिणाम होता है। इसीलिए सामाजिकरण के लिए सामाजिक संपर्क अर्थात अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। सामाजिक संपर्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, चेतन और अचेतन भी कुछ भी हो सकता है। सामाजिक संपर्क का स्वाभाविक परिणाम सामाजिकरण में होता है। देखिए यहाँ जो कहने का तात्पर्य है, उपर्युक्त जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर अगर हम एक नज़र डालें तो सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया बताती है हमें, और इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा सीखे गए प्रतिमानों के अनुरूप आचरण भी करता है, और इससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। तो यह पार्ट कहलाता है एक प्रकार से सामाजिकरण। और सामाजिकरण के लिए सामाजिक संपर्क अर्थात आप ये कह लीजिए कि अंतःक्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। और सामाजिक संपर्क प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। स्वाभाविक परिणाम होता है सामाजिकरण का पार्ट। इस बात को आप खास कर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विशेषताओं के बारे में। सामाजिकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बड़ा ही अच्छा शब्द है ये, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट शब्द है। कैसे? सामाजिकरण ना सीखने की प्रक्रिया है, और इसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा
के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना, कपड़ा पहनना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो क्रियाएं हैं ना, वो व्यक्ति समाज में ही सीखता है। किंतु समाज में सभी प्रकार की क्रियाओं को सीखना सामाजिकरण नहीं है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, अन्य नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, मिलावट, कालाबाजारी इत्यादि आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली जो क्रियाओं को सीखना सामाजिकरण नहीं कहलाता है वो, है ना। तो ये क्रियाएं सीखने की प्रक्रिया में नकारात्मक पक्षों को एलिमेंट करती है और सकारात्मक पक्षों को आगे बढ़ाती है। यही समाजीकरण के अंतर्गत या एक सीखने की प्रक्रिया को माना जाता है ना। इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। पता चले कि जब कह रहे हैं कि समाज में सीखना होता है तो समाज में ये भी बुराइयां होती हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि समाज में वो भी बुराइयों को सीख सकता है। ऐसा नहीं है। इसी वजह से तो यही तो रीज़न है, कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, है ना, बुरे लोगों के साथ ना रहो। आपके बड़े बुजुर्गों ने आप लोगों के साथ जब छोटे रहे होंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य किए होंगे, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। यही रीज़न है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है समाजीकरण को। ये आपका दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, यह व्यक्ति संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। क्या बता सकते हैं आप लोग कैसे? बताइए। आवाज मेरी क्लियर है? हाँ सर। जी सर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आत्मसात करने की प्रक्रिया, बात को समझिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्य, है ना, प्रतिमान और स्वीकृति व्यवहारों को आत्मसात करता है और यह सब उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के अपने समाज के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसके समाज का जो उसके समाज का प्रतिमान है, उसको एक्सेप्ट करेगा और व्यवहारों को आत्मसात करेगा, और यही सब व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। और यही रीज़न है कि वह अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया के रूप में जानी गई है। उसके बाद है कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक का मतलब आपको भलीभांति तरीके से मालूम होगा, डायनामिक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करती है गत्यात्मक जैसे शब्द, है कि नहीं? क्या अगर मैं आप सबसे कहूँ गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में, कैसे ये गत्यात्मक प्रक्रिया हो सकती है, आप बताएंगे? एक डायनामिक प्रोसेस कैसे हो सकता है? ये जाहिर सी बात है जी। ओके, नहीं, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा था सर आपका। ओके, आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, इस वजह से आप इसको गत्यात्मक करें। बिल्कुल, आपका कहना यहाँ पर एक प्रकार से सही माना जाएगा, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अब एक बार म्यूट हो जाइएगा सर, एक बार म्यूट हो जाइएगा सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने सही कहा, गतिशील होने की प्रक्रिया का मतलब यहाँ मेरा जो कहने का तात्पर्य था, एक लचीली प्रक्रिया से, और यह प्रक्रिया स्वयं में कई चरण और तथ्यों को सम्मिलित करती है जो स्वतंत्र प्रकृति के ना होकर आपस में एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्तियों के आपसी संबंध पर निर्भर होता है, और आपसी संदर्भ जो बता रहा है, संबंध, आपसी संबंध है, वो शब्द रिलेट करता है गत्यात्मक प्रक्रिया को। और आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने कहा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रीज़न भी आपका सही रहेगा। और आप व्यक्तियों की आपसी संबंध पर निर्भरता बताएंगे तो भी आपका करेक्ट रहेगा, डायनामिक प्रोसेस।
ये भी आपका करेक्ट रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे सामने आता है समय और स्थान के सापेक्ष की बात करना। बड़ा ही इजी शब्द है। मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली सापेक्षिक होती है। क्या होती है? सापेक्षिक होती है। और ये कैसे, मैं बताता हूँ। सामाजिकरण की प्रक्रिया में ना समय और स्थान, समय और स्थान, बात को समझिएगा, समय और स्थान के सापेक्ष होती है। प्राचीन काल में अभिवादन की रीति करबद्ध प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, है ना, ये प्राचीन समय की बात मैं कर रहा हूँ। किंतु अब हाथ मिलाना, हेलो हाय के उच्चारण से स्वागत करना आधुनिकता का यह सूचक बन गया है ना। और इसी प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अच्छा ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में मैंने कहा है अभी आपसे कि समाज में पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। विशेष रूप से मध्यकाल में उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, तो जो कमोवेश अभी भी विद्यमान है, जबकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन है ही नहीं। पर्दा प्रथा का प्रचलन है ही नहीं। कमोवेश मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि अपनी थका देने वाली जो गरीबी की ज़िंदगी है उसको रिप्रेजेंट करता है कमोवेश को, है ना, वो रिप्रेजेंट शब्द करता है कमोवेश को। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप समय स्थान के सापेक्ष पहले क्या था, लोग किस तरीके से अभिवादन करते थे, सामाजिकरण सीखते थे, आज क्या हो गया और आने वाले 10 साल में क्या होगा, ये भी आपको अच्छे से मालूम है कि समाज बहुत आगे चला जाएगा। ये जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत एक्टिव हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप लोग देख भी रहे हैं कि ये कैसा दौर रहा है 21वीं शताब्दी। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल टीवी भी देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव का दौर देखा है वो सबसे ज़्यादा 21वीं सदी में आप लोगों ने देखा है ना, और आने वाले टाइम में ऐसा होगा भी नहीं जो इस समय हुआ है, ठीक है। तो ये है कहीं ना कहीं सामाजिकरण की एक अहम भूमिका होती है, इसमें एक विशेषता है। ये समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया बताता है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया में सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। सामाजिकरण सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण जैसे परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि के व्यवहारों को नियंत्रित करता है और सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार जो होते हैं वो प्रतिमानों में अंतर करना सीखता है। और इसी प्रक्रिया में सामाजिकरण के द्वारा कोई बालक समाज का सामान्य सदस्य बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो इसलिए समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया को भी विशेषता के रूप में जाना जाता है। अनुकूलनशीलता हो जाता है ना, समय स्थान सापेक्ष हो जाता है, ये आपने देख लिया। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो है आजीवन प्रक्रिया को भी देख लिया, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, क्या सामाजिकरण की जो विशेषता है समझ में आ गई? सर लास्ट पॉइंट का क्लियर करिए, सकारात्मक सदस्य। ओके सर, आपको शायद लास्ट पॉइंट समझ नहीं है। बिल्कुल बताता हूँ, एक बार म्यूट हो जाइए सर, मैं बताता हूँ। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में आपसे लास्ट पॉइंट जो है ये आपसे कह रहा है कि प्रकारात्मक या प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। जब सामाजिकरण के प्रोसेस में कोई बालक या व्यक्ति जब समाज में भाग लेगा तो वहाँ पे सामाजिकरण तो वो सीखेगा ही सीखेगा, साथ ही साथ मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि वो सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में भी कुछ चीज़ें सीखेगा। और इसी प्रक्रिया में जो सामाजिकरण और सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया में ही नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण क्या है नवजात शिशु के लिए? परिवार उसका है, उसका समुदाय है, उसका विद्यालय है, इनके व्यवहारों को नियंत्रित करता है, वहीं से सीखता है इनके व्यवहारों से।
और वांछित और अवांछित व्यवहार जो प्रतिमानों में अंतर करना सीख जाता है कि भाई अच्छा बिहेवियर है, ये बुरा बिहेवियर है। घर में अगर कोई मान लीजिए गलत बिहेवियर कोई बच्चा करता है तो आप नहीं बोलते भाई छी छी, है ना, तो बच्चा समझ जाता है कि जाहिर सी बात है ये जो है गलत कोई बिहेवियर है, इसलिए बच्चा क्या करता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है, उसको छोड़ने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार की समाजीकरण के द्वारा ही कोई बालक समाज का समान सदस्य बन सकता है। और ये जो समान सदस्य बन रहा है बालक एक छोटा सा, वही तो प्रक्रिया है प्रकारात्मक सदस्य बनने की, वही प्रक्रिया है प्रकारात्मक सदस्य बनने की। समझ में आया सर? हेलो, क्लियर हुआ? एक बार स्पष्ट करिए। यस सर। ओके, अब बात करेंगे समाजीकरण के उद्देश्य के बारे में। जी सर, क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों के लेकर, बड़ा ही उद्देश्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, और आप अच्छे से जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सत्य बात है ना। जाहिर सी बात है, बच्चे को हर घर में जो है अपने बच्चों को सभी लोग जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में ढालने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी चीज़ें, एक अच्छी हैबिट बनाने का प्रयास करते हैं, और ये समाजीकरण का एक प्रकार सा उद्देश्य बन जाता है। तो समाजीकरण का उद्देश्य यही है कि अनुशासन का पाठ पढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करना या प्रेरणा उत्पन्न करना, सामाजिक भूमिका से अवगत कराना, यही है समाजीकरण। और व्यवहारों के अनुरूपता की बात करना, व्यवहारों में अनुरूपता लाना, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिंपल शब्दों में कि समाजीकरण का जो उद्देश्य होता है ना, वो बेसिकली 4 उद्देश्यों का उल्लेख करता है, 4 बातों पर। नंबर 1 पॉइंट ये आता है कि जो नियमबद्धता को बताता है। क्या बताता है? नियमबद्धता को। अब नियमबद्धता क्या है? सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, समाज में अनुशासन और नियमबद्धता का होना जरूरी है। समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति में अनुशासन का और नियमबद्धता का उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। यही तो कारण है कि बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इच्छा की पूर्ति। इच्छा की पूर्ति, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण जो होता है नियमबद्धता के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति भी करती है। समाजीकरण में पुरस्कार स्वयं अपने आप इच्छा की पूर्ति करने में सहायक होती है। यही तो कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा से उत्पन्न भी करना चाहिए। तो समाजीकरण में पुरस्कार स्वयं अपने आप इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट, सामाजिक भूमिका का निर्वाह। सामाजिक भूमिका का निर्वाह कैसे? व्यक्ति समाज में अनेक पद प्राप्त करता है और अनेक जो है अन्य व्यक्तियों के संपर्क में भी आता है। प्रत्येक पद और व्यक्ति के संदर्भ में उसे विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने की अपेक्षा भी होती है। तो ऐसी कंडीशन पर समाजीकरण के द्वारा वह भूमिका का निर्वहन करना सीख जाता है। इसलिए सामाजिक भूमिका से अवगत कराना भी उसके लिए, मतलब उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यानी एक प्रकार से अवगत करना भी वो सीख जाता है सामाजिक भूमिका के बारे में। चौथी पॉइंट, क्षमता का विकास। क्षमता का विकास कैसे? समाजीकरण व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं भी पैदा करता है जिससे वह सामाजिक परिस्थितियों के साथ सफलतापूर्वक अनुकूल कर सके या व्यवहारों में अनुरूपता ला सके। वह प्रक्रिया आपकी क्या बनती है? समाजीकरण के उद्देश्य में व्यवहारों के अनुरूपता को लाना। ठीक है, तो ये थे कुछ उद्देश्य, जो 4 उद्देश्य काफ़ी फेमस रहे हैं समाजीकरण में। इसी को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया और उसके स्तर पर बात करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया और उसके स्तर पर बात करेंगे। चलिए, एक बार मुझे जरा आप लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। मैं बताता हूँ। देखिए, जब उसके लेवल की बात हो या स्टेजेस की बात हो या उसके प्रोसेस की बात हो, तो ध्यान रखिएगा, एक ओरल स्टेज,
एनल स्टेज, ध्यान से सुनिएगा, और एक आपका आता है तात्विकरण जिसको आइडेंटिफिकेशन स्टेज, और चौथा आता है एडोलसेंस स्टेज, पांचवा आता है एडल्टहुड स्टेज। ये 5 स्टेज हैं, और सॉरी एक और स्टेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है छठा स्टेज है ओल्ड एज। ये कुल टोटल 6 स्टेजेस हैं, और ये जो 6 स्टेजेस के बारे में बात की गई है, ये स्तर एक प्रकार का या स्टेज एक प्रकार का आप कह सकते हैं, और ये समाजीकरण की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी बात को समझिए कि समाजीकरण की प्रक्रिया है क्या। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता और उसके सहयोगियों के द्वारा संचालित किया जाता है, और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोशल वर्कर को कुछ प्रयास करने होते हैं। और उन प्रयासों में अगर हम बात करें, जैसे संस्कृति का हस्तांतरण हो गया, अभिभावक शिक्षक का सहयोग हो गया, सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण हो गया, तो इन क्रमों से होकर गुजरता है। तो उसके अंतर्गत कुछ स्टेजेस आते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है यहाँ पर, बट जॉनसन का नाम अभी आएगा, उन्होंने जिक्र किया है, बट इस प्रक्रिया में कोई सामान्यतः नाम आता है, बस इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता कि ये प्रक्रिया इन्होंने दिया है। तो मौखिक अवस्था में समाजीकरण का प्रथम स्तर है ये, और इस स्तर पर बच्चा अपने माँ के अतिरिक्त कहीं भी किसी को नहीं जानता है। बच्चे की आयु जो है 1 से 1.5 वर्ष तक होती है। बच्चा अपने भोजन के प्रति अपेक्षाएं रखने लगता है, और अपने भूख और कष्ट आदि को रोकर माँ के सामने व्यक्त करता है। वह स्टेज कहलाता है मौखिक अवस्था, और यह समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला स्टेप। और उसके स्टेजेस पे बात करते हैं लेवल या स्तर पर या अवस्था पर, तो ये पहली अवस्था है। दूसरी शैशवावस्था है, इसको एनल स्टेज कहा जाता है, और यह अवस्था 1.5 वर्ष से प्रारंभ होकर 3 से 4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे से यह आशा की जाती है कि वह स्वयं को थोड़ा संभाले। बच्चे को यह सिखाया जाता है कि उसे कब और कहाँ शौच करना चाहिए, और हाथ साफ करना चाहिए, कपड़े गंदे ना करना आदि सिखाया जाता है। बच्चे को सही और गलत में भेद करना सिखाया जाता है। सही कार्य पर स्नेह और गलत कार्य पर बच्चे को डांट पड़ती है। ये बेसिकली एनल स्टेज का पार्ट बनता है। उसके बाद आता है तदात्मीकरण की स्टेजेस, बेसिकली इसको आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहते हैं। इस अवस्था को 4 से शुरू होता है, 12-13 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लिंग के अनुसार अपने को ढाले, पारिवारिक नियमों के अनुसार व्यवहार करे, और इस अवस्था में बालक पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, मित्र या सहपाठी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हुए बालक में सहयोग, लगाव, प्रेम, विरोध आदि भावनाओं का विकास होता है। वही आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहलाता है, तदात्मीकरण का अवस्था कहलाती है। एक चौथी स्टेज है एडोलसेंस, किशोरावस्था। यह अवस्था लगभग 12 से 13 वर्ष से स्टार्ट होता है और यौन आरंभ समय तक शुरू होता है, मतलब ये वहाँ तक जाता है, कहने का मतलब 18 से 19। और इस अवस्था में बच्चे के शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं। वह अपने परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, स्कूल, खेलकूद, साथी, सहपाठी आदि नए नए लोगों के संपर्क में आता है। इस अवस्था में बच्चे की अपनी संस्कृति से संबंधित निषेधों एवं यौन संबंधी निषेधों का पालन करना पड़ता है। बच्चे में यौन संबंधी भावनाएं भी विकसित होने लगती हैं, और इसीलिए बच्चे को इच्छाओं का दमन, समाज की मर्यादाओं, शिष्टाचार, विचारों को व्यक्त करने का ढंग आदि प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे बच्चे में आत्मनियंत्रण की क्षमता जो होती है वो विकसित होती है, और यह एडोलसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहने वाला कौन विद्वान है? तूफान की अवस्था बताएं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? आरती मैडम? इरिक्सन? नहीं। राजकुमारी? प्याजे। अच्छा सर, ठीक है। जिन प्याजे यह कहा है रॉस ने, किसने कहा? जी रॉस, है ना, है ना।
रोश ने कहा है, याद रखिएगा, रोश ने कहा है। देखिए ओल्ड एज, इस अवस्था में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। परिवार में नाना नानी, दादा दादी आदि की परिस्थिति प्राप्त होती है। शारीरिक और मानसिक शिथिलता के कारण सामाजिक संपर्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए नए विचारों का समावेश नहीं हो पाता है, अतः विचारों और व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इस अवस्था में नई पीढ़ी के साथ तनाव और जनरेशन गैप दिखाई देने लगता है। कौन सी अवस्था में? वृद्धावस्था में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अब देखिए जॉनसन महोदय ने समाजीकरण के 4 स्तर बताए हैं। इन 4 स्तरों को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इन्होंने कहा है कि मौखिक अवस्था ओरल स्टेज जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु होती है। एनल स्टेज शैशवावस्था, यह अवस्था 1 से लेकर 3 वर्ष की आयु होती है। देखिए एडिपस जो स्टेजेस है और लेटेंसी स्टेजेस, जैसे सिगमंड फ्रायड का आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ओडिपस है ना स्टेजेस, इस अवस्था में 4 से 12 या 13 वर्ष की आयु होती है। और एक होता है किशोरावस्था जो 12 से शुरू होती है और वयस्क तक चलती है, ये किशोरावस्था। ये 4 अवस्था जॉनसन ने बताया है। कहाँ पर? समाजीकरण की अवस्था में या आप इसकी प्रक्रिया में। ठीक है, एक बार कंफर्म करिए आप लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। हाँ, तो ये थे समाजीकरण के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु, और आप लोगों ने इनसे प्रश्न देखेंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। और MPPSC के बच्चे खासकर ध्यान रखें, और MP सेट वाले बच्चे, है ना। आगे बढ़ेंगे। समाजीकरण में अर्थ को लेकर बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सभी सामाजिक गुण और विशेषता जन्म के बाद समाज में रहकर अर्जित करता है। जन्म के समय मानव शिशु मात्र प्राणी होता है और उसमें जैविक विशेषताएं मानवीय होती हैं, और प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजशास्त्री भाषा में समाजीकरण कहा जाता है ना। ये बात आती है। बाकी रोश ने क्या कहा है आप देख सकते हैं कि सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता में वृद्धि करता है। वही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहता है। वही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। ये किस विद्वान ने कहा है? बोगार्ड्स ने कहा है। ठीक है। ड्रेबर महोदय ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य और सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। ये ड्रेबर महोदय का कहना है कि जिसके द्वारा जो है व्यक्ति सामाजिक वातावरण से समायोजन और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके समाज का मान्य और सहयोग और कुशल सदस्य बन जाता है। ये ड्रेबर महोदय की परिभाषा है। वॉटसन महोदय कहते हैं कि समाजीकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये वॉटसन का कहना है। सेरोकिन कहते हैं समाजीकरण संस्कृति और जो है व्यवचारिक कारकों का अंतरीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। अंतरीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। करेक्ट? बताइए एक बार। यस सर। जी सर। याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में हम सब से जो है पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द और आता है यहाँ पे। अगर हम जिक्र करें ग्रीन के बारे में, इन्होंने अभी मैंने बताया भी है कि सांस्कृतिक में आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करना क्या है, ग्रीन की परिभाषा है। ये मैंने अभी आप लोगों से जो है चर्चा किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इम्पोर्टेंट शब्द है हम सब के लिए ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक नाम सुना है कल्चर, सामाजिक विलंबना, नाम सुना है? यस सर। कल्चर लैग। ये आगबंड का नाम है। आगबंड का नाम आता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? कल्चर लैग के बारे में अगर जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति में उत्तरदायित्व के कुछ कारणों का उल्लेख किया गया था। कल्चर लैग जो शब्द आता है आगबंड का, उसके अंतर्गत मैं आपसे कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे जिक्र करूँ, एक शब्द आता है रूढ़िवादिता।
एक शब्द अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक शब्द आता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, ठीक है, इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कल्चर लैग को लेकर। एक शब्द आता है नवीनता के प्रति भय। नवीनता के प्रति भय। एक शब्द आता है अतीत के प्रति निष्ठा। अतीत के प्रति निष्ठा। और एक शब्द आता है निहित स्वार्थ। एक शब्द आता है नवीन विचारों की जांच में कठिनाई। और एक शब्द आता है, एक शब्द और आता है परिवर्तनों के प्रति विचारों में भिन्नता। परिवर्तनों के प्रति विचारों में भिन्नता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पेपर में जब सवाल बनते हैं तो कहता है, सीधा सीधा बोलेगा कि आगमन ने सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति के लिए किन कारणों का उल्लेख किया है और किन कारणों का उल्लेख नहीं किया है। तो ये कुल टोटल 6 कारण ही हैं जो अकबर ने सोशल कल्चर लैग में बताए हैं। कल्चर लैग में बताए हैं। बस इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिएगा आगे बढ़ने में। पर लास्ट पॉइंट क्या है? परिवर्तन, परिवर्तनों के विचारों में भिन्नता। क्लियर? जी सर। हाँ। और सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज हॉमस। जॉर्ज हॉमस ने दिया है। वेरी गुड। और जॉर्ज हॉमस ने जब सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दे रहा था तो उसमें 2 बातें और नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, ये सामाजिकरण को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो 1958 में इन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज। और उसी समय इन्होंने जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? विनिमय का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इस सिद्धांत में इन्होंने, होमस ने छोटे समूहों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? छोटे समूह का। छोटे समूहों का अध्ययन किया था। ये दूसरी बात रहेगी। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि उसका बेसिकली समाज, समुदाय, समूह एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सर्वोत्तम रूप में देखा गया है। तो सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में देखा गया है। किसको? समाज को और समुदाय को और समूह को सामाजिक व्यवस्था के रूप में सर्वोत्तम रूप में देखा गया है। किस रूप में? सर्वोत्तम रूप में देखा गया। कौन से सिद्धांत में? सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में, ठीक है। और सामाजिक विनिमय का सिद्धांत का जो अवधारणा थी वो बेसिकली लागत लाभ विश्लेषण की प्रक्रिया में के माध्यम से 2 लोगों के बीच संबंध बनाया जाता है। तो 2 लोगों के बीच संबंध बनाया जाता है। 2 लोगों के बीच संबंध बनाया जाता है। कौन से 2 लोग? ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। या एक व्यक्ति के संबंध में, है ना। एक व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध में, मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध में, ठीक है। और एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और विनिमय का एक सरल उदाहरण यह है कि किसी को डेट पर बाहर बुलाने की अंतःक्रिया के रूप में देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया कि अंतःक्रिया पर जिक्र हो गई, दूसरा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध को बनाने का या निर्धारित करने पर, ठीक है, बनाने पर और उसके निर्धारित करने पर ये, और एक तो दूसरा जो हो जाएगा वो अंतः संबंध को हो जाएगा या अंतः क्रिया की हो जाएगी, अंतः क्रिया की हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्पष्ट?
बता दीजिए। यस सर। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आपका विनिमय का सिद्धांत भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ कल्चर तो पता है, आर बेनेडिक्ट का नाम है, मैंने पहले भी बता रखा है, सन 1934 में आया था आर बेनेडिक्ट का नाम, है ना। कल्चर ऑफ लैग, संस्कृति को ही रिलेट कराता है ये भी, ठीक है, 1934 में, है ना। पहले भी बता रखा है इसके बारे में। तो सर एक बात भी बता दीजिए। कल्चर पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, ठीक है, 1934, पैटर्न ऑफ कल्चर 1934, रूथ बेनेडिक्ट, आर बेनेडिक्ट, ठीक है। इनकी सर रूथ आर, वही आर का मतलब रूट, मैं लिख देता हूँ, रूट बेनेडिक्ट, ठीक है, 1900। अच्छा पता है, इनकी एक इनकी जो है ना, एक छात्रा थी, आपने जॉर्ज मीड का नाम सुना होगा, जॉर्ज मीड, नहीं यस सुना? सर। मार्गरेट मीड का जॉर्ज नाम मीड। नहीं सुना है? सुना है ना। ये छात्रा थी मीड, ठीक है, इन्हीं की। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए, ये तो परिभाषा थी। अच्छा, प्रक्रिया हो गई, है ना, प्रोसेस बता दिया ऊपर, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे टेक्निक है, समाजीकरण की कुछ टेक्निक होती है सर। क्या कह रहे हैं सर आप? आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ सर क्लियर है। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे सामने एक नाम आता है, जो है समाजीकरण की टेक्निक। तो समाजीकरण की टेक्निक में अगर हम बात करते हैं तो कुछ टेक्निक है, जैसे प्रतियोगिता टेक्निक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक जब व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो प्रतियोगिता क्या करती है? प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना मान, सम्मान और आदर चाहता है। इस कारण से वह सामाजिक व्यवहार को सीखने में सामाजिक व्यवहार को सीखने में लगा रहता है, और इसको प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भी वो भाग लेता है। तो भी एक प्रकार से समाजीकरण की ये टेक्निक हो जाती है कि इस तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो समाजीकरण बढ़ेगा। दूसरा है सहयोग। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना, है ना। बालक छोटी आयु से ही सहयोग करना सीख जाता है। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं, आगे चलकर वह अपनी आयु के बच्चों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर इस प्रकार सहयोग द्वारा बालक बड़ा होकर सामाजिक परंपरा, मूल्य और प्रथाओं को सीख जाते हैं। एक संघर्ष है। संघर्ष का अर्थ होता है दो व्यक्ति अथवा दो समूहों के मध्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करना। बालक यह व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और बिना संघर्ष करे वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, और इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण होता है। और संघर्ष करना समाज का आवश्यक तत्व है, और सभी प्राणियों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तदात्मीकरण भी अभी भी बताया मैंने ऊपर कि एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना, ढालने की प्रक्रिया जो होती है तदात्मीकरण कहलाती है ना। यही बहुत सिंपल है, सरल है। और उसके बाद अगर हम बात करें विशेषता पर, हमने विशेषता भी जिक्र कर लिया है ना। विशेषता पर बात हो गई है हमारी। देखिए कुछ कारक हैं। कारक से पेपर में सवाल आता है कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हो सकते हैं, कारक कौन कौन से हो सकते हैं। एक अगर हम बात करें तो परिवार है, पड़ोस है, समुदाय है, खेलकूद है, नातेदारी समूह है, आर्थिक स्तर, विद्यालय, जाति और आयु समूह। अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। परिवार कैसे? देखिए, बालक को जो है समाज के योग्य बनाने में पहला कार्य जो है परिवार संपन्न करता है। अब परिवार में बालक को सुरक्षा मिलती है कि नहीं, और उसका पोषण का विकास होता है। अगर परिवार में माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों का सहयोग बालक के विकास में सही है, तो उसका विकास उचित दिशा में जो है सुनियोजित
के रूप में होता है। तो किम्बल यंग महोदय ने कहा कि समाजीकरण के अनेक अभिकरणों में परिवार भी एक माना जाता है। तो कई एजेंसियां हैं समाजीकरण में, उस एजेंसियों में सबसे मुख्य अगर किसी ने माना है परिवार को तो किम्बल यंग ने माना है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, एक एजेंसी ये है। दूसरा है आर्थिक स्तर। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं बालक के परिवार को आर्थिक स्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और अध्ययन से पता चलता है कि आर्थिक संकटग्रस्त परिवार के बच्चों में सहनशीलता अधिक पाई जाती है, परंतु आत्महीनता की भावना से ग्रसित भी हो सकते हैं। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करना, अपनी संस्कृति, सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से वह पड़ोस में भी रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालिकों के संपर्क में रहते हुए भी विभिन्न सामाजिक बातों को भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पड़ोस से भी। विद्यालय है। विद्यालय में अगर हम बात करें तो परिवार के बाद समाजीकरण का कार्य जो है वो बेसिकली विद्यालय करता है और समाज के आदर्श, नियम, मान्यता बालक के परिचित कराता है और बालक के तदनुसार व्यवहार करने को कहते हैं। और विद्यालय की जो प्रतियोगिताओं से बालक जीवन के स्वस्थ प्रतियोगिता में भाग लेना भी सीख जाता। तो यानी विद्यालय भी कहीं ना कहीं एक अहम एजेंसी के रूप में जानी जाती है। एक कम्युनिटी होती है, तो स्कूल यानी विद्यालय के साथ बालक के विकास के लिए समुदाय भी उत्तरदायित्व होता है और इस उत्तरदायित्व का वह खेल के समूह और समुदाय के संगठन आदि के रूप में निर्वाह करता है। तो समुदाय में साहित्य हो गया, संगीत हो गया, कला हो गया, संस्कृति, प्रथा, परंपरा आदि का संयोग से सामाजिकता का निर्माण भी होता है। जाति, कास्ट, हर बालक किसी न किसी जाति का सदस्य होता है और हर जाति का अपना अलग इतिहास होता है और उसी के अनुसार बालक भी जातिगत विशेषताओं के विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। खेल कूद, यानी प्रत्येक बालक खेल कूद को पसंद करता है और वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच, अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि खेल में सामाजिक अंतः प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है आयु समूह यानी पीयर ग्रुप। बालक प्रायः जो है परिवार के बाहर अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। खेल कूद में वह जो है अनेक वस्तुओं और विभिन्न व्यवहारों के ढंग को रुचि और अनुकूलशीलता या रीति रिवाज आदि सरलता से वो सीख जाते हैं। तो अपने पीयर ग्रुप से ही सीखते हैं। एक होता है नातेदारी समूह। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के साथ साथ नाते, रिश्तेदारों से विभिन्न कार्यों और व्यवहारों को सीख लेता है जो उसके समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अन्य प्राथमिक समूह भी आ जाते हैं। तो प्राथमिक समूह में प्रमुख रूप से मित्र मंडली, खेल कूद या खेल समूह, क्लब, मनोरंजन केंद्र इत्यादि आ जाता है। समूहों की भूमिका प्रायः विभिन्न समूहों एक दूसरे के प्रभाव डालते हैं और ये समूह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे खेल का समूह हो गया, आयु समूह हो गया, पीयर ग्रुप, धार्मिक समूह हो गया, राजनीतिक समूह हो गया, आर्थिक समूह हो गया। इन चीज़ों को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया में कार्यकर्ता की भूमिका भी होती है। अच्छा, वो कैसे होती है? यहाँ पर देखिए संस्कृति का संप्रेषण भी है, कम्युनिकेशन। ठीक है। और उसके बाद सामूहिक व्यवहार को उत्साहित करना बहुत इजी है ना, बहुत इजी। सामाजिक आदर्श हो गया, है ना, स्वस्थ जो है मानव संबंध हो गया। ठीक है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो गया। ठीक है। पाठ्य जो है सहगामी क्रियाओं जो बात करें सहक्रियाओं की, उस पर भी जिक्र होती है। ठीक है। तो वो प्रक्रियाएं हैं। अब ये देखिए समाजीकरण के सिद्धांत हैं और यहीं से क्लास आप लोगों की जो है कल चलाई जाएगी, है ना। आज के लिए इतना ही रखिए। और ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कूले का है, मीड का है, फ्रायड का है, दुर्खिम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक प्रश्न तो तय है यहाँ से पूछा जाएगा। कल वाली क्लास ज़रूर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है।